हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का 4th चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। सामान्य क्रियाकलाप वाले स्वस्थ जनन अंग यानी कि ऐसे जनन अंग जिनके क्रियाकलाप सामान्य हो, वो जनन स्वास्थ्य के परिचायक होते हैं, अर्थात वो स्वस्थ जनन स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत एवं सामाजिक आदि की पूर्ण कुशलता यानी कि जो वेल बीइंग होना, कुशल माने सही होना, वेल बीइंग होना की जो स्थिति है वही जनन स्वास्थ्य। यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या है WHO के अनुसार कि जनन के सभी पहलू अच्छे हों। और जनन के सभी पहलू कौन कौन से हैं? वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत एवं सामाजिक सभी पहलू पूर्ण कुशल हो, वेल बीइंग हो, अच्छे हो, उनमें कोई डिजीज ना हो। इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं? जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। इसके बाद जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज यानी कि हेल्दी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसके सभी सदस्यों के जनन अंग शारीरिक रूप से फिजिकली और कायिकीय रूप से यानी कि फिजियोलॉजिकली स्वस्थ हो और सामान्य हो, और समाज के लोगों की भावनाएं एवं परस्पर व्यवहार जनन विषयक सभी पहलुओं पर सामान्य हो। क्या कहलाता है? जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज। यानी कि हमें जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के बारे में 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि ऐसा समाज जिसके सभी सदस्य उनके जनन अंग शारीरिक रूप से और फिजियोलॉजिकली यानी कि कायिकी रूप से तो स्वस्थ हो और सामान्य हो। दूसरी बात, समाज के लोगों की जो भावनाएं हैं और परस्पर व्यवहार है वो जनन विषयक सभी पहलुओं पर भी सामान्य हो, तो ऐसा समाज क्या कहलाता है? जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहलाता है। तो हमें 2 बातें समझ में आई इसकी कि सभी सदस्य शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली और कायिकी रूप से यानी कि फिजियोलॉजिकली स्वस्थ हो, सामान्य हो। दूसरा, समाज के सभी लोगों की भावनाएं और परस्पर व्यवहार जनन विषयक सभी पहलुओं पर सामान्य हो, तो ऐसा समाज क्या कहलाता है? जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहलाता है। इसके बाद हमें जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विश्व में भारत पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की और राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को हमने शुरू में परिवार नियोजन के नाम से जाना था, शुरू किया था, लेकिन अब इसको परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। 1951 में पहली बार जनन स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हुई और पहले उसका नाम था परिवार नियोजन और अब उसको बोलते हैं परिवार कल्याण। इन कार्यक्रमों को पिछले कई दशकों में इनका मूल्यांकन किया गया और इनको बेहतर बनाने की कोशिश की गई और अब इन्हें जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी कि RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। पहले इसको बोलते थे परिवार नियोजन, फिर परिवार कल्याण हुआ, लेकिन अब इसमें बच्चों के स्वास्थ्य को भी जोड़ने के बाद अब इसका नाम हो गया है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH प्रोग्राम यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब कुछ प्रमुख जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अब जो समस्याएं हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, सबसे पहली जो समस्या है वो है कन्या भ्रूण हत्या। पहला है कन्या भ्रूण हत्या। फीटल कंडीशन में जो हिंदुस्तान है उसमें, हमारे देश में लड़कियों को गर्भ में पहचान कर जो बेबी होती है
गर्ल बेबी उसको उसका अबॉर्शन कराकर उसकी डेथ कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो कन्या और जो बॉय और गर्ल का जो रेशो है वो गड़बड़ाया हुआ होता है। नॉर्मल रेशो 1:1 होता है, लेकिन चूंकि कन्या को भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, इसलिए कन्याओं की संख्या कम और लड़कों की संख्याएं थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं देश में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे जनन स्वास्थ्य के संबंधित उसमें। इससे जो मदर है उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसका जो स्वास्थ्य होता है जनन रूप से वो खराब हो जाता है। दूसरा है अवैध लिंग परीक्षण। अब हमारे यहाँ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है यानी कि लिंग परीक्षण है, जन्म से पूर्व इस पर बैन है, उसको करने पर हमारे यहाँ बैन लगा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत लोग अवैध रूप से लिंग का परीक्षण करा देते हैं और जिससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, उसको पहचान कर कन्या का भ्रूण में हत्या कर दी जाती है। थर्ड वन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो बाल विवाह है। बाल विवाह में कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। लड़कियों के लिए हमारे यहाँ लीगल आयु है 18 वर्ष और लड़के के लिए जो लीगल आयु है वो है 21 वर्ष। लेकिन बहुत सी जगह आज भी बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, जिससे वो रिप्रोडक्टिवली ना तो मैच्योर होते हैं, ना परिपक्व होते हैं, ना ही वो मेंटली मैच्योर होते हैं। तो इसीलिए उनमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बाल विवाह अभी भी हमारे यहाँ कुछ देश में कुछ स्थानों पर होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद है प्रसव पश्च देखभाल में कमी। जो प्रसव के बाद यानी बच्चे के जन्म के बाद जो माँ और बच्चों की जो देखभाल है उसमें भी अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। वहाँ पर इतनी अच्छी देखभाल अभी भी नहीं होती है, जो खास तौर से ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर न माँ की और न ही बच्चों की इतनी ज़्यादा ही देखभाल की जाती है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट कमी है या जो समस्या है वो है अशिक्षा, क्योंकि इस सभी चीज़ों की जो जड़ है वो अशिक्षा होती है। जब तक हमारे देश में या किसी भी देश में अशिक्षा रहती है तो वह अशिक्षा उसके सभी पहलुओं पर असर डालती है। अशिक्षा से ही हमें ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो अशिक्षा यानी कि अनएजुकेशन जो है हमारे में, तो एजुकेशन की कमी से ही हमारे यहाँ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हुई हैं। इसके बाद अधिक शिशु मृत्यु दर। अब हमारे यहाँ एक समस्या ये भी है कि जन्म के बाद जो शिशु की मृत्यु दर है वो अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं जो जन्म से पहले और जन्म के बाद की हैं वो काफ़ी कम है। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती बहुत जगह। तो ये सभी फैक्टर से जो शिशु की मृत्यु दर है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो है अधिक मातृ मृत्यु दर। जो प्रेगनेंसी के बाद यानी कि प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा दर है हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर, यानी कि माता की मृत्यु की दर भी ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोषण है वो इतना अधिक उपलब्ध नहीं होता है, जिससे माता को दिक्कत आती है। नेक्स्ट समस्या यौन संचित रोगों की सही जानकारी का अभाव होना है। अधिकांश यौन संचित रोग ऐसे होते हैं जिनका अगर सही समय पर पता चल जाए तो उनका इलाज संभव हो जाता है, लेकिन अगर वो सही समय पर डिटेक्ट नहीं हो पाते, सही समय पर उनका पता नहीं चल पाता, तो वो गंभीर बीमारी हो जाती हैं और फिर वो बाद में लाइलाज हो जाती है, उनका इलाज संभव नहीं हो पाता। हमारे समाज में, हमारे देश में यौन संचित रोगों के बारे में सही जानकारी का अभाव होता है। लोगों को इसकी जानकारी कम होती है, शिक्षा कम होती है, इसीलिए ये बाद में भयानक रूप धारण कर लेते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में परेशानी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट। वर्ल्ड में हमारे देश की जनसंख्या सेकंड नंबर पर है और जिस हिसाब से वो बढ़ती जा रही है और वो जल्द ही नंबर 1 हो जाएगी, यानी कि हम जनसंख्या में सबसे अधिक होंगे। ये जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की अधिक होना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिससे सभी क्षेत्रों में दिक्कतें आती हैं। रिसोर्स सिंपल होते हैं, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और देश की तरक्की भी इससे प्रभावित होती है और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है गर्भ निरोधक विषयक जानकारियों का अभाव होना। जो गर्भ निरोधक जो विषय हैं उसके बारे में अधिक जानकारी न होने पर ये अभाव से जो रोग है वो या जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और जो कपल्स हैं, जो
माता पिता है उनको जानकारी ना होने से आगे जाकर जनन स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है। अब हम जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला लक्ष्य है शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल, माँ की जन्म से पहले देखभाल और माँ की शिशु के जन्म के बाद की देखभाल, दोनों प्रकार की देखभाल इसका लक्ष्य है। और शिशु पैदा होने के बाद शिशु की देखभाल भी इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर को बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट यानी कि शिशु की मृत्यु दर में कमी होनी है, ये हमारा लक्ष्य होता है इस कार्यक्रम में। दूसरा, माता यानी कि मातृ मृत्यु दर MMR यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट में कमी होना, ये लक्ष्य है हमारा। और लास्ट लक्ष्य है जनसंख्या को नियंत्रित करना, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम नियंत्रित कर सके। अब हम जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की रणनीति यानी कि स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें स्ट्रेटजी जो है कि अनेक सरकारी और गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संगठन ऑर्गेनाइजेशंस दो तरीके से इन कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। एक तो मुद्रित प्रचार सामग्री और दूसरा श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से। मुद्रित प्रचार सामग्री में पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। और ऑडियो विजुअल माध्यम के साथ और मुद्रित प्रचार सामग्री के साथ जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन होते हैं वो जनन स्वास्थ्य के बारे में और बाल स्वास्थ्य के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें रोगों के बारे में पता चले, उसका इलाज पता चल सके और जो आसानी से उनको वो सुविधाओं के बारे में पता चल पाए जो उनको पता नहीं हो पाती है। दूसरा, सेकंड है पाठ्यक्रमों में जनन स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना। जनन स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना। आजकल सरकार पाठ्यक्रमों में जनन स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल कर रही है, जिससे बच्चों को जनन स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम उम्र से ही शिक्षित किया जा सकता है, जिससे वो आगे जाकर उनको यूज़ कर सके और जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाए कम से कम समय में। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रयास है वो यौन अपराधों पर रोकथाम के लिए प्रयास कर रही हैं सरकारें और सरकारी और गैर सरकारी संगठन। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनमें एक है बाल टीकाकरण। बाल टीकाकरण, बाल टीकाकरण में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, टीके लगाए जाते हैं, जिससे उन बच्चों को आगे जाकर बीमारियों से बचाया जा सके। टीकाकरण यानी कि वैक्सीन जो है इस सिद्धांत पर काम करती है कि जब कोई एंटीजन या कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या कोई उसका केमिकल हमारी बॉडी में अंदर पहुंचता है तो वो एक एंटीजन की तरह काम करता है और उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं। पहली बार जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई केमिकल अंदर पहुंचता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देती हैं, अर्थात उनकी संख्या कम होती है पहले और उनका उत्पादन भी कम होता है और धीमे धीमे होता है। लेकिन वही ऑर्गेनिज्म या कोई भी केमिकल जब दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अब जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है वो तेजी से बनती है और ज़्यादा बनती है। तो वैक्सीनेशन इसी सिद्धांत पर आधारित करता है कि अब पहले से ही उस डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करके बॉडी में अंदर डाल देते हैं, जिससे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं और उन एंटीबॉडीज को आगे यूज किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर वो डेवलप हो जाती है और जब कभी दोबारा से वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उससे सुरक्षा प्रदान कर जाती है। इसके अलावा जनता को जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार और अन्य संगठन सभी जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि अधिक जनसंख्या हानिकारक होती है, जिससे सभी को जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको सप्लाई बहुत कम हो जाती है, उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है।
इसके अलावा लास्ट जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो है परिवार नियोजन संबंधी जानकारियों को समाज में पहुंचाना। सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन परिवार नियोजन संबंधी जितनी भी जानकारी है उनको समाज में पहुंचाते हैं, जिससे छोटे परिवार हो सके, जिससे जनसंख्या कम हो सके, जिससे सभी मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो सके, सबको शिक्षा मिल सके। इन सभी माध्यमों से सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की रणनीतियाँ तैयार कर रही हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो रणनीति है, नंबर 1 है मुद्रित और प्रचार सामग्री और श्रव्य दृश्य माध्यम। दूसरा है जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा है पाठ्यक्रमों में जनन स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने के साथ साथ यौन अपराधों पर रोक लगाई जा रही है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम करे जा रहे हैं और जनता को जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। और लास्ट है परिवार नियोजन संबंधी जानकारियों को समाज में पहुंचाना। इसके बाद हमें पढ़ना है जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की उपलब्धियां। रणनीति के बाद हमें क्या पढ़नी है? उपलब्धियां। उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जो हमने अभी तक सरकारों ने काम करे उससे हमें उपलब्धि क्या प्राप्त हुई। नंबर 1 सबसे पहली उपलब्धि हुई जो है शिशु मृत्यु दर में कमी। यानी कि IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई। तो जो सबसे पहला अचीवमेंट है या उपलब्धि है जो सरकार और अन्य संगठनों के प्रयास से आई है वो है कि शिशु की मृत्यु दर यानी कि IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। जो बच्चे पहले ज़्यादा मर जाया करते थे प्रसव के दौरान, अब उनकी जो मृत्यु दर है वो पहले से कम हो गई है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। पहले प्रसव के दौरान अनेक माताओं की मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन अब वो दर पहले से कम हो गई है। तीसरा, लोगों ने छोटे परिवार अपनाने प्रारंभ कर दिए हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से, समाज के लोगों के प्रयास से अब लोग बड़े परिवार की जगह छोटा परिवार अपनाना प्रारंभ कर रहे, जिसमें 1 या 2 बच्चे होते हैं, जिससे उनकी जो आमदनी है उस आमदनी का काफ़ी बड़ा हिस्सा एक बच्चे के हिस्से में आता है। वरना पहले अधिक संख्या में परिवार में बच्चे होने से परिवार की आमदनी संक्षिप्त होने की वजह से एक बच्चे पर जो आने वाला खर्च था वो काफ़ी कम होता था। लेकिन अब बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा दी जा सकती है, अच्छा खाना दिया सकता है, जिससे परिवार की खुशी आती है और परिवार खुश रहता है। इसके अलावा चौथा है यौन संबंधी रोग। जो यौन संबंधित रोग है उसके बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है और इन रोगों की जांच और उपचार की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ी है। और इससे इन रोगों का जो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाता है, अर्ली स्टेज में पता चल जाता है और इससे उनकी जो इलाज है वो आसानी से हो जाता है और वो बड़ी जो बीमारी है वो बढ़ने से पहले ही ठीक कर दी जाती है। इसके बाद है चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रसव। चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रसव। जो चिकित्सा है चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या अब पहले से ज़्यादा हो गई है। पहले जब सुविधाएं कम थी, सरकारी और गैर सरकारी जो अस्पताल हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स थे, उनकी संख्या कम थी, सुविधाएं कम थी, तो चिकित्सा प्राप्त
जो सहायता प्राप्त प्रसव जो थी उनकी संख्या बहुत कम होती थी, घर पर ही हो जाया करती थी, जिससे बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में संख्या वृद्धि होती थी। इसीलिए अब चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रसव अधिक होने से अब एमएमआर यानी कि मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। इसके अलावा बंध यानी कि स्टेराइल कपल्स, जो स्टेराइल कपल्स हैं जिनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, तो बंधे दंपत्ति या जो कपल्स होते हैं उनकी जांच और संतान पैदा करने के जो अवसर हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले जो है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इसलिए बहुत लोगों के दंपत्तियों के बच्चे संतान नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो स्टेराइल कपल्स हैं उनकी जो संतान पैदा करने की क्षमता है वो अब बढ़ गए हैं, अवसर बढ़ गए हैं, क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजीज आने से अब जो बच्चे पहले नहीं पैदा हो पाते थे जिन दंपतियों के, अब उनके भी संतान उत्पन्न होने लगी है। और लास्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण इससे आया है वो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि दर में कमी अब भी काफी कम है, क्योंकि जनसंख्या जो हमारी भारत की इस समय वृद्धि दर है वो 1.7% है, जो अभी भी काफी अधिक है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने के बावजूद भी जनसंख्या में अभी भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अब हम जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या किसे कहते हैं। इसके लिए हमें 3 बातें समझनी है। किसी स्थान विशेष यानी कि निश्चित भौगोलिक भाग पर यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया में निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। यानी कि किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस जगह की, उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या जो मानव जनसंख्या का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी का मतलब क्या है कि मनुष्य यानी कि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। विश्व की जो जनसंख्या थी, विश्व की जनसंख्या 1900 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 2 बिलियन थी। इसके बाद विश्व की जो जनसंख्या है वो 2000 में 6 बिलियन से अधिक हो गई। 2000 तक आते आते विश्व की जनसंख्या अब 6 बिलियन से अधिक हो गई थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की जो जनसंख्या थी जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 350 मिलियन थी, यानी कि 35 करोड़। इसके बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर 2000 में, भारत की जो जनसंख्या है 2000 में वो बढ़कर अब 1 बिलियन से अधिक हो गई, यानी कि 100 करोड़ से अधिक। और 2011 में भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ से ज्यादा हो गई, 121 करोड़ से अधिक हो गई। और हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.7% के आसपास है, यानी कि हर साल हमारी जो वृद्धि दर है इतने लोग 1.7% लोग हमारे यहाँ बढ़ जाते हैं। और विश्व में हर 6th पर्सन
छठा मनुष्य भारतीय है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन 1/6 है पूरे वर्ल्ड की, यानी कि हर छठा व्यक्ति जो होता है वो भारतीय होता है। तो विश्व की जनसंख्या 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 तक आते आते वो 6 बिलियन से अधिक हो गई। भारत की जनसंख्या 1947 में 350 मिलियन थी, यानी कि 35 करोड़ थी, और 2000 तक आते आते वो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ पार कर गई, और 2011 में वो 121 करोड़ को पार कर गई। और हमारी जो दर है बढ़ने की 1.7% है, और विश्व का हर छठा व्यक्ति जो है वो भारतीय है। लेकिन इस दर के बढ़ने से, यानी कि जो मनुष्य की जो दर है वो, ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण कौन कौन? मनुष्य में जो दर बढ़ रही है, यानी कि विश्व की जनसंख्या जो बढ़ रही है या भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका पहला कारण है मृत्यु दर में कमी। आधुनिक सुविधाओं के कारण, अच्छे खान पान के कारण, और स्वास्थ्य में अच्छी टेक्नोलॉजीज के आने के कारण जो मृत्यु दर है लोगों की वो कम हुई है, और इसके कारण अब अधिक समय तक लोग जी रहे हैं। दूसरा, मात्र मृत्यु दर में कमी। जो माता प्रसव के दौरान मर जाया करती थी, उनकी मृत्यु दर में भी कमी हुई है स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण। तीसरा, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। जो पहले प्रसव के दौरान कुछ शिशु मर जाया करते थे, IMR बोलते हैं इनको, उनमें भी कमी आ गई है। और जो लास्ट है वो है जनन योग्य, जो जनन योग्य मनुष्यों की संख्या है में वृद्धि। भारत में सबसे यंग पॉपुलेशन रहती है विश्व की, यानी कि हमारे यहाँ सबसे यंग लोग रहते हैं। और यंग लोग होने का मतलब क्या? उनमें रिप्रोडक्शन की पावर होती है, जनन योग्य मनुष्य होते हैं वो, इसीलिए उनकी संतानों की उत्पत्ति अधिक हो रही है। क्योंकि जिस भी देश में जनन योग्य मनुष्य की संख्या, यानी कि यंग पर जो मनुष्य है उनकी जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।